हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सेल सिग्नलिंग लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है ऑलरेडी डील कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि पिछली क्लास हम लोग कहाँ पे छूटे थे। तो हम लोगों ने आई थिंक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर डील कर लिया था, राइट। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर डील कर लिया था और आज हम लोग सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में ये वाला चार्ट होगा। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हम लोगों ने डील कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम लोग कहाँ से डील करने वाले हैं, यहाँ से डील करने वाले हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से। तो आपके माइंड में अगर ये वाला चार्ट रहेगा ना तो कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी नहीं होगा और रिलेट करने में भी आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझने में आपको जो है आसान होगा और जो है आप एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे, चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो आपको ये चार्ट दिमाग में होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर में डील कर चुके हैं और सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में जानते हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है। सेल सरफेस यानी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट जो रिसेप्टर है दैट इज द सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसको कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। यानी सेल सरफेस रिसेप्टर को ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है, जो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है इसी रिसेप्टर से लिगेंड आकर के बाइंड करता है, क्योंकि जो लिगेंड होता है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकता है। जो लिगेंड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो वो हाइड्रोफोबिक में जो है, जो ये वाला अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये वाला हाइड्रो जो है फिलिक होता है और ये वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक वाला रीजन होता है। तो जो रिसेप्टर होता है इस तरीके से रिसेप्टर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये लिगेंड होता है, लिगेंड आकर के यहाँ पे बाइंड करता है, देन सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस वन। ठीक है, यानी आउटर से इनर की तरफ सिग्नल आता है। तो सेल सरफेस रिसेप्टर मैं 1 से 2 बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में हिट करे और चीज़ें फिट हो जाए। ठीक है, तो सेल सरफेस जो रिसेप्टर होता है उसको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। और वो जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में। और जो ये रिसेप्टर होता है इससे कौन बाइंड करता है? लिगेंड आकर के बाइंड करता है। क्यों रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जो लिगेंड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डायरेक्टली जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। जो लिगेंड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है यानी ईच सेल सरफेस रिसेप्टर हैविंग 3 मेन कंपोनेंट्स, यानी कि जो जितने भी सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं उसके पास 3 मेन कंपोनेंट देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, दूसरा मिलेगा आपको हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन और तीसरा मिलेगा एन इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल, यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पर लिगेंड आकर के बाइंड करेगा। 1 मिनट रुकिए। एक ऐसा रीजन जहाँ पे लिगेंड आकर के बाइंड करेगा, दूसरा वो रीजन जहाँ से जो है सिग्नल क्रॉस करेगा दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफोबिक ये वाला रीजन देखिए, यहाँ से स्पैनिंग का मतलब ये मेम्ब्रेन है और ये इस तरह से स्पैन कर रहा है, राइट। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होगा। ठीक है, जहाँ से रिसेप्टर अपने आप को स्पैन करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है या फिर मल्टी पास है। तो हम लोग देखेंगे सिंगल पास क्या होता है, मल्टी पास क्या होता है, वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा क्या होता है? इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल। अगर हम इसे डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये देखिए, ये आपका जो है ये वाला जो रीजन है ये हो गया आपका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन हो गया ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया और ये हो गया इंट्रासेलुलर डोमेन। यदि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन की बात करें तो दिस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन आर द लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। यही एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन होता है एक्चुअली में लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है। यहीं पे आकर के लिगेंड बाइंड करता है, देन यहाँ से सिग्नल पास करता है और फिर इंट्रासेलुलर डोमेन में सिग्नल पहुँचता है।
ठीक है। और ये वाला जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो डोमेन है, ये बीच वाला, यही स्पैनिंग रीजन है। ये एक बार क्रॉस किया हुआ मेम्ब्रेन को तो ये सिंगल पास हुआ। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, राइट। अब जो CSR होता है, CSIR नहीं बोल रहे हैं, CSR, दैट इज फॉर सेल सरफेस रिसेप्टर, CSNR, सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर जो है मेनली 3 जनरल कैटेगरी होता है इसका सेल सरफेस रिसेप्टर का। एक होता है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, दूसरा होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तीसरा होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। कौन कौन सा होता है CSR यानी कि सेल सरफेस रिसेप्टर, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को ही GPCR के नाम से जानते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को ही GPCR के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेल सरफेस रिसेप्टर के बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये वाला जो चार्ट है हम लोगों ने सेल सरफेस रिसेप्टर देखा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में देख लिया। अब सेल सरफेस रिसेप्टर का जो टाइप है उसके बारे में, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये मेनली 3 कैटेगरी में जो है हमें देखने को मिलता है सेल सरफेस रिसेप्टर। एक हो गया आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, दूसरा GPCR, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और तीसरा हो गया एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो जो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर होगा उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन कैटायन चैनल। GPCR क्या हो जाएगा, CMP पाथवे, GPCR के एग्जांपल में हम लोग पढ़ेंगे IP3 डैक पाथवे, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे, पर्ट्यूसिस पाथवे, विजन सिस्टम, रिडोप्सिस एक्शन जिसमें देखने को मिलेगा, और NO सिग्नलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, RTK पढ़ेंगे, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर पढ़ेंगे, रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज पढ़ेंगे, रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज पढ़ेंगे, हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर यानी 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगा एंड पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है कहाँ, CSR में, यानी कि किस में, सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ रहे हैं। और सेल सरफेस रिसेप्टर में पहला पढ़ रहे हैं कौन सा, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। अब आयन चैनल लिंक रिसेप्टर क्या होता है, तो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर को ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं या फिर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल या फिर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। ये जो है सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर होता है, लिगेंड गेटेड चैनल है, यानी कि लिगेंड आएगा, बाइंड करेगा गेट से, तब जा कर के वो ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आयन जो है वो पास होगा, और इस तरीके से आयन चैनल लिंक रिसेप्टर काम करता है। तो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर से क्या बाइंड होगा, लिगेंड बाइंड होगा। लिगेंड बाइंड होने के बाद क्या होगा, चैनल ओपन हो जाएगा, और मेम्ब्रेन के थ्रू जो है स्पेसिफिक आयन जो है वो पास कर जाएगा। तो रिसेप्टर जो है वो मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, यानी कि आयन चैनल लिंक रिसेप्टर जो है वो मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। जब लिगेंड बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ दिस चैनल, यानी कि जो ये चैनल की बात हो रही है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर से, जब लिगेंड बाइंड करता है तो क्या देखने को मिलता है कि कन्फर्मेशन इसका चेंज हो जाता है, कि कन्फर्मेशन में चेंज देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है किसमें, प्रोटीन स्ट्रक्चर में, यानी कि जो रिसेप्टर है उसका कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है लिगेंड बाइंडिंग करने के बाद, और जिसके कारण क्या होता है, जो कुछ आयन्स होते हैं स्पेसिफिक आयन जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन आयन को इस चैनल के द्वारा पास करा दिया जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें तो NTM दैट इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं न्यूरोट्रांसमीटर।
न्यूरोट्रांसमीटर, NTM। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर या पेप्टाइड हार्मोन जो है वो लिगेंड की तरह काम करता है, कब? आयन चैनल लिंक रिसेप्टर में। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल क्या हो गया? लिगेंड गेटेड चैनल फॉर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन। ठीक है, एसिटाकोलिन जो है, एसिटाकोलिन रिसेप्टर जो है एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि लिंक्ड होता है कैटायन चैनल से। ठीक है, जो एसिटाकोलिन होता है वो एसिटाकोलिन का 2 मॉलिक्यूल्स जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद इसके कन्फर्मेशन में चेंज आता है। कन्फर्मेशन में चेंज आने के बाद क्या होता है कि रिसेप्टर अल्टर्ड हो जाता है, यानी उसके जैसा रिसेप्टर का जो है स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आ जाता है। चेंज आने के बाद क्या होता है? गेट ओपन हो जाता है। अभी डायग्राम से भी हम लोग देखेंगे। और जिसके कारण क्या होता है? बहुत सारे आयंस जो हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटर कर जाते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम देखिए, ये जो है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर है और यहाँ पे ये देखिए लिगेंड है, ये वाला जो है ये लिगेंड है। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देख रहे हैं? इसका स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है कैसा है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर का? इस तरीके का देखिए, कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी ये बाइंड नहीं किया है, किससे? लाइगेंड से। तो जब लाइगेंड से ये बाइंड नहीं किया है देन इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। लेकिन जब ये जो लिगेंड है, आयन है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉरी ये लिगेंड नहीं है, ये जो है यहाँ पे है सिग्नल आयंस। ठीक है, जिसे कि पास होना है। ठीक है, ठीक है, ये आयन है, आयंस है। ठीक है, ये आयंस है जिसको पास होना है। तो अभी क्या है, यहाँ पे गेट बंद है, तो गेट बंद है तो क्या आयन पास कर सकता है? नहीं कर सकता। और इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। लेकिन जब जो है यहाँ पे एसिटाकोलिन आ करके, एसिटाकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आ करके यहाँ पे बाइंड कर गया, यहाँ से जब बाइंड करेगा, ठीक है, जब यहाँ पे उसके लिए स्पेस है, ये स्पेस पे आकर के बाइंड करेगा, तो बाइंड करने के बाद देखिए इसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया है। कन्फर्मेशन चेंज का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर में चेंज आना। तो स्ट्रक्चर में इसका चेंज हुआ, यहाँ कैसा दिख रहा था, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हुआ? चेंज आ गया। तो चेंज आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया और इस गैप के द्वारा जो भी आयंस थे, जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे विच पास थ्रू द चैनल, जो कि इस चैनल के द्वारा पास कर सकते हैं, वो क्या करेंगे? ये इसके द्वारा पास कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी आयंस थे यहाँ पे कम हो गए और यहाँ पे आ गए आयंस। तो इस तरीके से ये चीज़ें आ गया। अब जितना आना था वो आ गया, फिर वापस से ये अपने स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या देखे हम लोगों ने? आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। तो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर क्या होता है? ये ट्रांसमिटेड गेटेड आयन चैनल है या फिर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर कह सकते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में बाउंड होकर के रहता है। और ये कैसे काम करता है? ये एक्चुअली लिगेंड बेसिस पे काम करता है कि जो लिगेंड है वो आकर के इसके रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद इसके कन्फर्मेशन में चेंज आता है, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और स्ट्रक्चर में चेंज आने का मकसद क्या है? कि एक चैनल क्रिएट हो जाना, ताकि जो आयन से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो पास करने वाले हैं उसको पास कराना, और वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चैनल ओपन होगा और आयन जो है वो पास हो जाएगा। तो कौन कौन से आयन पास हो सकते हैं? जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटासियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन एज वेल। ठीक है, एग्जाम्पल में जो लिगेंड यहाँ पे काम करता है, यानी कि जो आयन चैनल लिंक रिसेप्टर में जो लिगेंड काम करता है, वो कौन सा लिगेंड काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कोई भी पेप्टाइड हार्मोन। राइट, ये हो गया हमारा आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। तो कैसे काम करता है ये आप लोग को पता चल गया। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बना करके बताऊँ, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। ये है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। यहाँ पे जो है बहुत सारे आयंस हैं। क्या है, बहुत सारे आयंस हैं। तो ये गेट एक्चुअली में है बंद, तो क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है। और ये चैनल को होना है पास, ठीक है। तो हमें गेट, हम हैं अपने घर के बाहर और गेट दरवाजे पे बंद है, तो क्या हम अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हम अंदर आवाज़ लगाएंगे, गेट खुलेगी, देन हम जाएंगे। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक आएगा एक्टिव करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आएगा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आकर के, इसका स्पेस है न्यूरोट्रांसमीटर का, यहाँ पे आकर के ये बाइंड करेगा। और ये जैसे ही बाइंड करेगा, इसके कन्फर्मेशन में चेंज आ जाएगा। किसके कन्फर्मेशन में चेंज आएगा, बताइए, किसके कन्फर्मेशन में चेंज आएगा, रिसेप्टर के कन्फर्मेशन में चेंज आएगा। तो अब ये रिसेप्टर क्या होगा, अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, इसका जो ये हाथ निकला हुआ है, ये इसको बाइंड करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, समझ जाइएगा, ऐसा ही है। ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर को अब ये ऐसे कर लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि जो है ये चैनल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये देखिए गैप क्रिएट हो गया, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चैनल क्रिएट हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो आयंस था, जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाले आयंस थे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स था, वो इजीली यहाँ से पास कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर समझ आया। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तीसरा वाला हम लोग चल रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। हम लोग ये आयन चैनल लिंक रिसेप्टर पढ़ लिए, कैसे जो है एसिटाकोलिन जो है वो बाइंड करता है और काम करता है, वो देखे हम लोगों ने। अब अभी हम लोग देख रहे हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्या होता है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो है सेल सरफेस रिसेप्टर है, ऑब्वियसली सेल सरफेस रिसेप्टर का है ही, विद इंट्रासेलुलर डोमेन, विद इंट्रासेलुलर डोमेन। सेल सरफेस रिसेप्टर जो है साथ में ही इसके साथ इंट्रासेलुलर डोमेन भी होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है एंजाइम के साथ, जबकि कुछ केस में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर खुद ही एंजाइम की तरह काम करता है। देखिए टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, that is the enzyme linked receptor are the cell surface receptor with the intracellular domain, that is the enzyme linked receptor क्या होता है कि सेल सरफेस रिसेप्टर है विद इंट्रासेलुलर डोमेन, और इंट्रासेलुलर डोमेन जो होता है इसका वो एंजाइम के से एसोसिएटेड होके काम करता है। लेकिन कभी कभी किसी कुछ केस में क्या देखने को मिलता है कि इसका जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है खुद एंजाइम की तरह काम करता है। देखिए स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मुझे इतनी टाइपिंग नहीं आती है, और ठीक है थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, आपसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ चल रहे थे हम,
हाँ, तो जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है वो सेल सर्फेस रिसेप्टर है, साथ ही इंट्रासेलुलर डोमेन भी पाया जाता है। जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उससे एंजाइम लगता है, एसोसिएटेड विद एंजाइम होता है, तब जा कर के वो काम करता है। लेकिन कुछ केस में इंट्रासेलुलर डोमेन जो है खुद ही एंजाइम की तरह काम करने लगता है। ठीक है, जो अदर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के जो होता है हैविंग स्मॉल इंट्रासेलुलर डोमेन दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद एन एंजाइम, जबकि अदर एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो होता है उसमें स्मॉल इंट्रासेलुलर डोमेन होता है जो कि डायरेक्टली एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है। जब लिगेंड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड करता है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डोमेन में आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, और ये इंट्रासेलुलर डोमेन हो गया। ठीक है, तो जब लिगेंड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से बाइंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा, सेल सरफेस के ऊपर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में लिगेंड आकर के बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद सिग्नल ट्रांसफर होगा मेम्ब्रेन के थ्रू, और जिसके कारण क्या होगा कि एंजाइम का एक्टिवेशन होगा, और एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो सीरीज ऑफ इवेंट देखने को मिलेगा सेल के अंदर, और जिसके कारण कि रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यानी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यानी कि यदि मैं अगर डायग्राम से आपको समझाऊं तो ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये हो गया आपका क्या, ये आपका लिगेंड हो गया, ये क्या हो गया, लिगेंड, एल मतलब लिगेंड, ये लिगेंड हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये रिसेप्टर हो गया। ठीक है, ये रिसेप्टर हो गया, ये लिगेंड हो गया। तो लिगेंड आकर के रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद जो है सिग्नल जनरेट हुआ, ये सिग्नल इस मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पास हुआ, और जब पास हुआ तो यहाँ पे एंजाइम जो लगा हुआ था वो एंजाइम एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये रेड कलर में जो है वो एंजाइम है, तो जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट करेगा ये सीरीज ऑफ इवेंट कराएगा, यानी कि रिस्पॉन्स जनरेट कराएगा। जिस तरह का ये सिग्नल लिगेंड जो है, जिस तरह का सिग्नल लेके आया है लिगेंड, उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया कि व्हेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर with a intracellular domain and are associated with an enzyme, it means कि here यहाँ पे क्या है, associated with enzyme। associated with enzyme, ये वाला पोर्शन एंजाइम है। ठीक है, associated with enzyme, but this diagram is when the intracellular domain itself work as a enzyme। यहाँ पे इंट्रासेलुलर डोमेन जो है वो खुद ही वर्क करने लगता है एंजाइम की तरह। तो ये लिगेंड है, लिगेंड आकर के बाइंड किया रिसेप्टर से, रिसेप्टर से जब बाइंड किया तो बाइंड करने के बाद जो है सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, और सिग्नल ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये खुद ही एंजाइम की तरह इसका जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि इंट्रासेलुलर डोमेन है, इंट्रासेलुलर डोमेन जो है वो खुद ही क्या करने लगा, एंजाइम की तरह वर्क करने लगा। तो दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस देखने को मिला, दिस इज एसोसिएटेड विद एंजाइम and this is here intracellular domain is associated with enzyme and here the intracellular domain is worked itself as enzyme। ठीक है, ये खुद ही एंजाइम की तरह यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे एंजाइम के साथ काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान है, इंट्रासेलुलर डोमेन यहाँ पे एंजाइम के साथ काम कर रहा है और यहाँ पे इंट्रासेलुलर डोमेन जो है वो खुद एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब एंजाइम लिंक रिसेप्टर का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये 3 क्लास में डिवाइड होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। कौन कौन सा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। ठीक है, 1 मिनट।
एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर 3 क्लास में डिवाइड होता है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। तो ये 3 क्लास होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में चीज़ें हम लोग देखेंगे एक एक करके। बस वो जो चार्ट है ना वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये वाला चार्ट में हम लोग कहाँ चले, हम लोग एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, जीपीसीआर पढ़ने चल रहे हैं, जीपीसीआर पढ़ेंगे। चलिए जीपीसीआर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जीपीसीआर क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड जीपीसीआर। सॉरी, तो जो है ये जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर है जिसमें अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीपीसीआर अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है, जब जिसमें कि एन टर्मिनल आउटसाइड होगा, सी टर्मिनल इनसाइड होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन, जितने भी मैंने स्लाइड आपको प्रोवाइड किए हैं नोट्स के फॉर्म में, एक भी लाइन एक्स्ट्रा हमने ऐड नहीं किया हुआ है। जितना मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है मैंने वो इसमें ऐड किया, ठीक है। तो जीपीसीआर क्या है कि जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर है जिसमें अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है, और जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है उसका एन टर्मिनल जो होता है वो आउटसाइड होता है, सी टर्मिनल इनसाइड होता है। ये सेल सरफेस रिसेप्टर का सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। सेल सरफेस रिसेप्टर में हम लोगों ने 3 तरह का देखा ना, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो उन सभी में जो जीपीसीआर है ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर है, ठीक है। तो जीपीसीआर एक अगर आपको चीज़ें याद हो गई है ना, आपको सारी मतलब उसी से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, आपको वो सारी क्लियर हो जाएगी और सारी याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो जीपीसीआर क्या होता है कि जीपीसीआर में जब लिगेंड बाइंड करता है, जीपीसीआर क्या है, रिसेप्टर है जैसे कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर था, ठीक है। फंक्शन सबका अलग अलग है, मिक्स मैच नहीं करने का। तो जीपीसीआर क्या करता है कि जीपीसीआर एक रिसेप्टर है जिससे लिगेंड बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद एक्टिवेट करता है मेम्ब्रेन के प्रोटीन को। कौन से प्रोटीन को, तो जी प्रोटीन को। किस प्रोटीन को जीपीसीआर जो है वो एक्टिवेट करता है आफ्टर लिगेंड बाइंडिंग, जी प्रोटीन को। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो वो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन में और फिर बाकी कैस्केड चलाता है, जो रिस्पॉन्स फिर बाकी आगे होता है वो चीज़ें देखने को मिलता है। जो जीपीसीआर होता है इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, इसीलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। यहाँ से आपको CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो जीपीसीआर है उसके पास कितने ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, जिसको क्या कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। जो जीपीसीआर है वो मल्टीपास सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। मल्टीपास क्यों बोले, अगर एक बार क्रॉस करता ये तो सिंगल पास बोलते, ये बार बार क्रॉस कर रहा है इसलिए मल्टीपास। कैसे हम कहें कि बार बार, क्योंकि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन है, यानी कि ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जीपीसीआर है तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये इन्होंने क्रॉस किया है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 बार इन्होंने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। और इसीलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। इसीलिए इसको एक बार क्रॉस नहीं किया है, बार बार क्रॉस किया है, एक से ज़्यादा बार क्रॉस किया है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मल्टीपास पॉलीपेप्टाइड। जीपीसीआर किस में प्रेजेंट होगा, तो जीपीसीआर जो है सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि जब लिगेंड जो है जीपीसीआर से बाइंड करेगा, जैसे कि ये जीपीसीआर है, यहाँ पे जो है लिगेंड आकर के जो है बाइंड करेगा, तो जैसे ही जीपीसीआर में लिगेंड आकर के बाइंड करेगा तो ये एक्टिव करेगा जी प्रोटीन को। किसको, जी प्रोटीन को। तो अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर जी प्रोटीन क्या होता है। क्लियर, जी प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जी प्रोटीन क्या होता है कि जी प्रोटीन एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक साइड में।
ठीक है, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होता है। जी प्रोटीन जो है लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, जिसको क्या कहते हैं, जीटीपीएज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीटीपीएज। जी प्रोटीन हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन, ठीक है। डिफरेंट तरह के तीन स्ट्रक्चर जो है मिल करके, तीन तरह के प्रोटीन मिल करके जी प्रोटीन बनाएंगे, जो प्रेजेंट होगा साइटोसोलिक साइड में। जी प्रोटीन सबसे लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, जिसको कि जीटीपीएज कहते हैं। जो जीटीपी है उसको ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, और ये इन्वॉल्व होता है किसमें, ट्रांसमिटिंग सिग्नल में, यानी कि सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसमिट करने में, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो देखिए यहाँ पे अगर जीपीसीआर है तो यहाँ पे लिगेंड जब आकर के बाइंड किया तो ये सिग्नल कहाँ से भेजेगा है, तो ये आउटर साइड हुआ ना, आउटर साइड हुआ, और आउटर साइड से ये कहाँ भेजेगा, इनसाइड, मतलब इधर से सिग्नल कहाँ भेज रहा है, इनसाइड, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की हूँ। जो जी प्रोटीन होता है वो हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, लिंक्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है। हेटेरोट्राइमेरिक का मतलब क्या हुआ, कि हेटेरोट्राइमेरिक का मतलब ये हुआ कि जी प्रोटीन में तीन तरह के सब यूनिट पाए जाते हैं। कौन कौन से सब यूनिट, हेटेरो मतलब होमो मतलब सेम टाइप, हेटेरो का मतलब डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो हेटेरो का मतलब डिफरेंट टाइप, ट्राइमेरिक यानी तीन तरीके का सब यूनिट इसमें पाया जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ हेटेरोट्राइमेरिक। तो हेटेरोट्राइमेरिक में क्या कौन कौन सा होगा, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट, जिसमें से अल्फा सब यूनिट एंड जो गामा सब यूनिट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होके रहता है, जबकि बीटा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीएसआईआर में। तो सीएसआर ऐसे ही जगह से क्वेश्चन पूछता है, डीप से, ठीक है। तो सीएसआर मतलब खोद के चीज़ें, मतलब नीचे की सतह में जा कर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो देखिए अल्फा, यदि यहाँ पे जी प्रोटीन आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मैं अगर रब का कोई नहीं, मैं दूसरे कलर से ही बना देती हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा सब यूनिट है, उसके बाद यहाँ पे जो है बीटा सब यूनिट है, और यहाँ पे गामा सब यूनिट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन बाइंड होकर के रखा है, अल्फा एंड गामा। यहाँ पे बीटा सब यूनिट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कनेक्टिविटी में नहीं है, अल्फा और जो गामा सब यूनिट है वो कनेक्टिविटी में। तो क्लियर। तो जी प्रोटीन जो होता है वो अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट, तीन तरह के सब यूनिट से बना हुआ होता है, इसलिए इसको हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन कहते हैं। अब जो अल्फा सब यूनिट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ये समझ आ गया कैसे होता है, ये भी हम लोगों ने डायग्राम से देख लिया। इसके बाद जीटीपीएस एक्टिविटी होता है। जीटीपीएस एक्टिविटी क्या होता है कि जीटीपीएस एंजाइम के प्रेजेंस में ये जीटीपीएस को जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। जीटीपीएस एक्टिविटी होता है जिसमें ये क्या करता है कि जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करता है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, जीटीपीएस एंजाइम के प्रेजेंस में, यही जीटीपीएस एक्टिविटी है इसका। तो अल्फा सब यूनिट जो होता है, तो जो एक्चुअली में एक्टिव होता है जी प्रोटीन, ठीक है। तो जी प्रोटीन एक्टिव कब होता है, जब वो अल्फा जीटीपी से बाउंड कर रहा हो, ठीक है। तो जो अल्फा सब यूनिट होता है ये दो फॉर्म कंटेन करता है, एक करता है अल्फा जीटीपी फॉर्म और दूसरा करता है अल्फा जीडीपी फॉर्म। तो जब अल्फा जीटीपी फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा तो ये एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन जब अल्फा जीडीपी फॉर्म में होगा तब इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अब एक्टिव फॉर्म कब होता है और इनएक्टिव फॉर्म कब होता है, जब जो रिसेप्टर है लिगेंड से बाइंड नहीं करता है। यदि मैं आपको डायग्राम से के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए ये है आपका, ठीक है,
मैं GPCR पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन की ही बात करेंगे GPCR के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लिगेंड से कोई आके बाइंड नहीं किया हुआ है रिसेप्टर ना, तो ये वाला जो हुआ ना ये इनएक्टिव हुआ। इसी फॉर्म में यहाँ पे अल्फा सब यूनिट से क्या बाइंड होकर के रखेगा, GDP। कौन बाइंड होकर के रखा होगा, GDP। ठीक है, तो जब लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है तब अल्फा से कौन होता है, GDP, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रिसेप्टर प्रेजेंट है। लेकिन जब यहाँ पे लिगेंड आकर के बाइंड हो जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिगेंड आकर के बाइंड हो गया है, यहाँ पे जब लिगेंड आकर के बाइंड हो गया तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, अल्फा पे जो है जी प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे जीटीपेज एक्टिविटी देखने को मिलेगा। और जीटीपेज एक्टिविटी के कारण क्या होगा कि जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, जीडीपी हट जाएगा और जीटीपी वहाँ पे लग जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद कैस्केडिंग ऑफ सिग्नलिंग चलेगा, यानी कि लगातार जो भी सिग्नलिंग चलना है वो सिग्नलिंग देखने को मिलेगा। और फिर वापस से जो सिग्नलिंग हो गया उस काम खत्म हो गया, देन फिर जो है जीडीपी आकर के बाउंड हो जाएगा। तो सिंपल में अगर आप समझना चाहो तो क्या हो गया कि जब लिगेंड आकर के बाइंड नहीं किया हुआ है तो जब लिगेंड आकर के बाइंड नहीं किया है तो जीडीपी यहाँ पे अल्फा से बाइंड करके रखेगा, यानी इनएक्टिव करके रखेगा। लेकिन जब आकर के बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर से लिगेंड, तब यहाँ पे जीडीपी की जगह जीटीपी आ जाएगा और ये एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो एक्टिव फॉर्म कैसे होता है, इनएक्टिव फॉर्म कैसे होता है, समझ में आ गया। जब लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब एक्टिव फॉर्म मिलेगा और एक्टिव फॉर्म में अल्फा किसके साथ होगा, जीटीपी के साथ। तो एक्टिव फॉर्म में अल्फा किसके साथ दोस्ती करता है, जीटीपी के साथ, और इनएक्टिव फॉर्म में जीडीपी के साथ। ठीक है, चलिए अब बीटा सब यूनिट जो है लगा हुआ होता है, तो हम लोगों ने देखा डायग्राम से। अब गामा सब यूनिट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम देख लीजिए आप, क्लियर डायग्राम है, ये डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए अल्फा सब यूनिट है यहाँ पे, ये अल्फा सब यूनिट और गामा सब यूनिट देखिए यहाँ पे बाइंड कर रखा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली बाउंड है अल्फा एंड गामा। बीटा है क्या, नहीं, बीटा दूर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो बीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि जी प्रोटीन का कौन सा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और कौन सा नहीं होता है। तो अल्फा और गामा बाउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जबकि बीटा सब यूनिट बाउंड नहीं होता है। तो जीपीसीआर बोले 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। क्यों, क्योंकि ये 7 बार ये स्पैन करता है, यानी इस तरीके से ये रोटेट होकर के मूव करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है 7 टाइम। That's why it's a 7 transmembrane domain and it's also called a serpentine receptor, that is for the GPCR। ठीक है, GPCR के लिए हम serpentine receptor का नाम देते हैं। एन टर्मिनस और सी टर्मिनस समझ आ गया, जैसा कि पहला लाइन में हम लोगों ने बताया था कि जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर के पास अल्फा हेलिक्स होता है, जिसमें से ये जो हेलिक्स आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स है, राइट, ये अल्फा हेलिक्स है। तो अल्फा हेलिक्स में जो ये ऊपर वाला आप होता है ये एन टर्मिनल होता है, जो कि एन टर्मिनल आउटसाइड होता है, और जो सी टर्मिनल होता है ये वाला पोर्शन सी टर्मिनल कहलाता है, जो कि इनसाइड होता है। तो सी टर्मिनल कहाँ होता है, इनसाइड होता है, एंड एन टर्मिनल कहाँ होता है, आउटसाइड होता है। क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट। तो ये हम लोगों ने देखा जीपीसीआर के बारे में। तो जो है आप लोग को क्या क्या चीज़ आप लोगों ने पढ़ा आज, तो देखिए सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ा, ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर में आयन चैनल लिंक रिसेप्टर पढ़ा, जीपीसीआर पढ़ा, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ा। अब हम लोग जीपीसीआर का एक एक करके पाथवे डील करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा क्लास, और आप जो है वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो होता है सब कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
बहुत ही जल्द, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्द आप लोग का लाइव क्लास भी शुरू हो, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए